हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला। यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास की शुरुआत हमारी दोस्त हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी लोग आ जाएंगे। हाँ जी, हमारे सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। एक बहुत ही शानदार सी क्लास की शुरुआत हो गई है। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मैं अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। देखो, आप लोग जानते ही हैं कि आज का जो चैप्टर है जनजातियों को लेकर है। उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। क्या चैप्टर है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, है ना। प्रमुख अनुसूचित जनजातियां, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख। सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लो जो आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं, उन सबको बुला लीजिएगा कि 2 दिन के अवकाश के बाद नितिन सर की क्लास फिर से शुरू हो गई है, कंटिन्यू हो गई है ना। सेंसस कराऊंगा सेंसस, डोंट वरी। अभी तो सेंसस है और एक चैप्टर और बाकी है। दोनों लास्ट में जब प्लानर खत्म होगा उसके बाद शुरू करूंगा, आप परेशान मत होइए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, है ना, प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, लिख लीजिए इसको। सभी विद्यार्थी लिख लेंगे। चलिए, आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं जनजातियों की, तो जनजातियों का मतलब है ऐसे समूहों से, मनुष्यों के ऐसे समूहों से जो पुराने समय में, अभी की बात नहीं कर रहा, जो पुराने समय में हमारे जंगल क्षेत्रों में निवास करते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, पुरानी प्राथमिक परंपराओं के बहुत करीब रहते हैं, प्रकृति को बहुत करीब रहते हैं, प्रकृति से बेहद प्रेम होता है, प्रकृति की पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं प्रकृति को, नेचर के बहुत करीब रहते हैं, हमेशा उसको, उसके करीब रहना चाहते हैं, प्रकृति पर ही अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। ऐसे लोगों के समूह को जनजातियां कहा गया। आदिवासी भी कुछ लोग कहते हैं इनको, आदिवासी जनजातियां। खासतौर पे पुराने समय में जब प्रकृति से प्रेम है तो आमतौर पे जंगलों में या प्रकृति के निकट जाके रहेंगे, तो इनकी जो एक पहचान बनी वो बनी कि भाई ऐसे लोगों के समूह या ऐसी जातियों का समूह जो जंगलों में रहना पसंद करती हैं। जंगलों में रहना इनकी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि अपने पसंद से, मतलब उनकी रुचि है उस काम में कि भाई हमें तो वहां अच्छा लगता है, वहीं रहेंगे। पुरानी और जो इनकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के बहुत बड़े वाहक होते हैं। जब आज के समय में बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो पुरानी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, लेकिन जनजातियां आज भी उन्हीं पुरानी परंपराओं पर चलती हैं, पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं, प्रकृति को भगवान की तरह पूजती हैं, प्रकृति का पालन करती हैं, प्रकृति को कदापि नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि बल्कि सरकार अगर कहीं कोई रोड बनाने का प्रयास करती है, जंगलों को काटने का प्रयास करती है, वनस्पतियों को नष्ट करने का प्रयास जब सरकार करती है, तो उल्टा ये जनजातियां सरकार के खिलाफ खड़ी होती हैं कि नहीं, हमारे जंगलों को मत काटिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों को काटा जा रहा है, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। हालांकि उन्होंने आंदोलन किया, सरकार के सामने अपना विरोध जताया, लेकिन वो रोक नहीं पाए क्योंकि सरकार ने स्टेप बैक नहीं लिया। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं भाई, जंगलों को तो काटा ही जाएगा, अगर डेवलपमेंट कराना है तो, विकास अगर कराना है तो। वहां से वो पीछे नहीं हटे सरकार, लेकिन जनजाति इसका विरोध करती हैं। तो है क्या कि आज के समय में, अब मैंने कहा कि अगर कोई लोग आज भी अगर जंगलों में रहना पसंद करेंगे, प्रकृति पर निर्भर रहेंगे, है ना, तो जो विकास है, डेवलपमेंट है, आज की चकाचौंध है, आज की जो आधुनिक सुविधाएं, उनसे बहुत दूर हो जाएंगे। शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं ऐसे लोग, हेल्थ सिस्टम या स्वास्थ्य सुविधाओं से भी दूर हो जाते हैं। आज भी हमारे जंगलों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, आप शगुन मानते हैं। उनकी प्रथा, परंपराओं, उनकी मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है। प्राकृतिक रूप से उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। कई बार चीजें खराब भी हो जाती है इस चक्कर में।
तो सरकार चाहती है कि ये लोग भी, इनका भी हम समुचित विकास कर सकें, ये लोग भी विकास की मुख्य धारा के साथ कनेक्ट हो सकें, इन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचे, इन लोगों तक भी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, इन लोगों तक भी ट्रांसपोर्टेशन पहुंचे, ये लोग भी सरकारी नौकरियों में आए, ये लोग भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं। इसके लिए सरकार ने इनकी एक लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट को कहते हैं अनुसूचित जनजातियां, अर्थात जिन जनजातियों को इस लिस्ट में शामिल कर दिया उनको कहते हैं आपकी अनुसूचित जनजातियां। मींस आर्टिकल 342 है, और आर्टिकल 342 में जिन जनजातियों को या जिन ट्राइब्स को हमने शामिल कर दिया उनको कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति। कोई दिक्कत बेटा इसमें आपको? उनको क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बताओ जनजाति, आपसे अगर कोई पूछे, जैसे रिंकू है यहाँ पे, रिंकू से कोई पूछे, रिंकू बेटा ये बताओ जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या फर्क है? आपको कुछ खास फर्क नहीं है। ऐसी जनजातियां जिनको भारत के संविधान के आर्टिकल 342 में शामिल कर लिया गया है ना, जिन्हें सरकार ने इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, घोषित कर दिया है, वो सब आपकी क्या है? अनुसूचित जनजाति है। बाकी जनजातियां हैं, आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो जिस बच्चे का उस रिजल्ट में नाम शामिल होता है तो कहते हैं कि यार शॉर्ट लिस्ट हो गया मेरा नाम, है ना, शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट हूं मैं, शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट। तो वैसे ही जो जनजातियां इस लिस्ट में शामिल हो जाती हैं वो अनुसूचित जनजाति बन जाती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर क्या ये होता है क्या नहीं होता है। लिखेंगे आप लोग वर्ष 2003 से पहले, है ना, वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2 जनजातियां ही अनुसूचित जनजातियों में शामिल थी, है ना। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश की सिर्फ, है ना, उत्तर प्रदेश की सिर्फ दो जनजातियां ही बच्चे, है ना, 2 जनजातियां ही अनुसूचित जनजातियों में शामिल थी, है ना। जनजातियां ही अनुसूचित जनजातियों में अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल थी, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल थी। हाँ, लिखिए इसको, समझिए चीजों को, फिर धीरे धीरे ऐसे करके बच्चे हम लोग आगे चलते रहेंगे। आपको मैंने बोला है कि ये जो कंटेंट है ये सबसे बेहतरीन कंटेंट है ना, अब तक का सबसे बेहतरीन कंटेंट है। बहुत शानदार पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे यूपी के, उन सभी एग्ज़ाम में आप झंडे गाड़ के आएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। बस कुछ क्लासेस आप ये कर लीजिए, सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो सन 2005 से पहले सन 2000 से पहले 5 जनजातियां थी। सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली उन 5 एसटी में से 3 एसटी उत्तराखंड में चली गई, तो 2 ही बची। फिर 2003 तक 2 रही। 2003 में 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, और ये इसीलिए लिखा है क्योंकि पूछा गया कि वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। तो आप लिखिए बच्चे, है ना, लिखिए सभी लोग, वर्ष 2003 में, है ना, वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश की 10 जनजातियों को, है ना, 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का, है ना, अनुसूचित जनजाति का अर्थात एसटी का दर्जा दिया गया। हाँ, लिख लीजिए, दर्जा दिया गया।
चलिए, हाँ, तो 10 नई जनजातियों को, अब टोटल वर्तमान में 12 हो जाती हैं। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश में, आगे लिखेंगे सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11,34,000, कितनी, 11,34,000 कुल अनुसूचित जनजाति है, कुल अनुसूचित जनजाति है। 11,34,000 कुल अनुसूचित जनजाति है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, इसको लिख लीजिए, 11,34,000, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का है ना, लिखेंगे यह यूपी की कुल जनसंख्या का, यह यूपी की कुल जनसंख्या का मात्र कितना है, 0.57%, 0.57%। लिखिए, यह यूपी की कुल जनसंख्या का 0.57%। जबकि और आंकड़ा सुनिए, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में आप लोग देखोगे दोस्त, हाँ शिवा मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में आप लोग देखोगे, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो 8.6% अनुसूचित जनजाति है। 8.5% से ज्यादा है भारत की कुल पॉपुलेशन में एसटी, 8.5% से ज्यादा। जबकि उत्तर प्रदेश में आप लोग देखोगे तो ये रेशियो घट के बहुत कम हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का केवल 0.5%, 0.57% ही अनुसूचित जनजाति है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो औसत है अनुसूचित जनजाति को लेकर, उससे उत्तर प्रदेश का औसत काफी नीचे है। मींस उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या बेहद कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जनजातियों की भागीदारी बेहद कम है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो सरकारी नौकरियां आती हैं उनमें ज्यादा रिजर्व सीट नहीं होती है अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं है हमारे प्रदेश में। लोकसभा में भी एक भी सीट रिजर्व नहीं है एसटी के लिए हमारे प्रदेश में। 80 सीटें हमारे प्रदेश में लोकसभा की, एससी के लिए 17 सीट रिजर्व, बट एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। आपने देखा ही होगा ये बात। विधानसभा में 403 सीट हैं, एससी के लिए 84 रिजर्व हैं, लेकिन एसटी के लिए सिर्फ 2 सीट है, 2 सीट 403 में, 0.5% सीट, 1% भी नहीं, 1% 4 होता है 400 का, तो 0.5% सिर्फ 2 सीट रिजर्व, क्योंकि हमारे प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन नाम मात्र की है, नाम मात्र की है। एससी की जनसंख्या कितनी बेटा, वो जनगणना वाले में कराऊंगा। एससी की जनसंख्या 20% के ऊपर है हमारे उत्तर प्रदेश में, 4,13,00,000 है, तो 20% के ऊपर है, 4,13,00,000। ये 13 लाख भी नहीं है, ये सिर्फ 11,34,000 है। तो देखिए कितनी कम है एससी के मुकाबले, है ना। तो आप इसको लिखिए, तो यह यूपी की कुल जनसंख्या का मात्र 0.57% है ना। भारत में जितनी एसटी है, जितने भी लोग, उसका सिर्फ 1% हमारे पास है। लिख लीजिए। भारत में जितनी एसटी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1% उत्तर प्रदेश, मतलब 100 अगर भारत में एसटी के लोग हैं तो 99 दूसरे राज्यों में, एक व्यक्ति सिर्फ भारत उत्तर प्रदेश में। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है ना। कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र की बात करोगे 3.85 लाख, 3,85,000 लोग सोनभद्र में आपको इस जनजाति से, मतलब जनजातियों से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। लिखेंगे न्यूनतम एसटी वाला जिला, न्यूनतम एसटी वाला जिला आपका ये कौन सा है, बागपत है। बागपत है बेटा, बागपत में सिर्फ 14 लोग मिलेंगे आपको,
कितने लोग? सिर्फ 14 लोग बागपत में। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। बागपत है न्यूनतम, सिर्फ 14 लोग आपको एसटी से मिलेंगे। सर सरकार जनहित सर्टिफिकेट नहीं बना रही है। जनहित क्या होता है बेटा कैप्टन? जनहित सर्टिफिकेट नहीं। आप मुझे बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा अभी आप क्या कह रहे हो। चलिए, तो आपने ये लिखा, बहुत बढ़िया सर, है ना। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर जनजातियों की बात कर लेते हैं, और कौन सी जनजाति कहां से है ना। काम की बात करते हैं सीधे आके। अब तक भी हालांकि काम की बात नहीं कर रहे थे। थारू जनजाति, थारू जनजाति जो वर्तमान में निवास है इसका, पूछा जाता है कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, है ना। तराई क्षेत्र में आपकी जनजाति निवास करती है। लिखिए कॉपी पर। तराई क्षेत्र का मतलब है बेटा आज का जैसे हमारे प्रदेश में लखीमपुर खीरी है ना। क्या है? लखीमपुर खीरी है। तो आप इसको याद रखिएगा कि लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र का हिस्सा है ना। आपका बहराइच है, क्या है? बहराइच है, आपका तराई का हिस्सा है। आपका श्रावस्ती है बेटा, क्या है? श्रावस्ती है, आपका तराई का हिस्सा है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको जनजातीय देखने को मिलेगी। मूल निवासी कहाँ की है? मूल निवासी का मतलब होता है ओरिजिनल। अगर हम लोग देखेंगे इनको, तो मूल निवासी ये कहाँ के हैं बच्चे? तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि ये जनजाति जो आपकी है, ये मूल निवासी थार रेगिस्तान की बताई जाती है। कहाँ की? थार रेगिस्तान की ये मूल निवासी है बच्चे। आप लोग इसको याद रखेंगे। थार डेजर्ट, राजस्थान के थार डेजर्ट से। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जनजाति किरात वंश की क्षत्रिय है ना। किरात वंश अर्थात ये किसी जमाने में क्षत्रिय रहे थे, राजपूत रहे थे, है ना। किरात डायनेस्टी से रिलेटेड है। आप इनको लिख लीजिए, किरात डायनेस्टी के क्षत्रिय हैं। कॉपी पे नोट मारिए फटाफट से, जल्दी से नोट मारिए। हाँ, कई सारे तराई इलाके में एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, बस कई तराई की पूरी बेल्ट में। अब तराई क्या होता है ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं हम लोग। चलिए, तुम लोग तो आपस में ही पढ़ लेते हो, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हो, दवा के लड़ाई झगड़े करते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस जनजाति में क्या होता है कि कई सारी परंपराएं जो बड़ा प्रचलित हैं, जैसे विधवा विवाह प्रचलित है इनके यहाँ, और होना भी चाहिए, है ना। विधवा विवाह प्रचलित है। अब आपसे आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बेटा इसमें कुछ नई बात है, लेकिन सवाल तो ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है? तो आप लिखिएगा विधवा विवाह प्रचलित है। क्या हुआ रोशनी? विधवा विवाह, है ना। जो विधवा विवाह के दौरान इनके यहाँ जो भोजन कराया जाता है उसको कहते हैं लठ भरवा भोज। क्या कहते हैं बेटा? लठ भरवा भोज, उसको कहते हैं लठ भरवा भोज। आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं, लिख लीजिए। उसको कहते हैं दोस्त लठ भरवा भोज। आइए आगे चलते हैं, है ना। इनके यहाँ क्या होता है कि दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के पर्व के रूप में, है ना, शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के पर्व के रूप में भी मनाते हैं, इसको लिख लीजिए। किरात डायनेस्टी होती है। डायनेस्टी का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी तो जानते होगे यार, वंश। वंश का कोई मतलब थोड़े ना होता है। वंश वंश होता है, मौर्य वंश, शुंग वंश,
इतने सारे वंश हैं तो वैसे किरात वंश होता है। किरात क्या होता है, ये क्या सवाल हुआ बेटा? प्लीज गेट आउट बेटा, देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे, यहां करा देंगे। क्लास को भी पसंद कर दीजिए सभी विद्यार्थी हमारे, और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है इस क्लास के। चलिए, दीपावली को शोक के पर्व के रूप में, एक बालक कह रहा है कि सर शोक के पर्व के रूप में क्यों? क्योंकि इस दिन ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जब पूर्वजों को याद करेंगे तो खुश थोड़े ना होंगे, शोक ही मनाएंगे कि आप बहुत अच्छे थे, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आपकी कहानियां सुनी, आप बहुत बहादुर से थे, आपने बहुत बहादुरी के काम किए हैं, आशीर्वाद बनाए रखिए आप हमारे ऊपर। ऐसी प्रार्थना करते हैं लोग, याद करते हैं अपने पूर्वजों को, हैं। चलिए, तो किरात वंश, इसके साथ साथ बजहर नामक त्योहार है ना, बजहर नामक त्योहार होता है इनके यहाँ, बजहर नामक त्योहार है ना, मनाते हैं ये लोग। माघी खिचड़ी एक त्योहार होता है इस जनजाति में, माघी खिचड़ी, ठीक है, इसी जनजाति में। बांस का शिवलिंग होता है इनके यहाँ, पत्थर का नहीं होता, बांस का होता है ना, तो बांस का शिवलिंग होता है, लिख लीजिए। चलो, माघी खिचड़ी त्योहार इसी जनजाति में होता है। खिचड़ी मांगते हैं इसमें सर? अरे खिचड़ी नहीं मांगते, माघी, माघी ये महीने से है, माघ के महीने में, माघी मतलब माघ के महीने में। जैसे बैसाखी होता है ना, कहते हैं बैसाख के महीने में बैसाखी, हालांकि वो तारीख से होता है, जरूरी नहीं है बैसाख में ही होगा, इस बार तो चैत में थी, तो वैसे ही होता है ना, माघी खिचड़ी। तुम लोग तो अलग ही मांगने पे फोकस करते हो, हैं? मांगना है सर हमें, सर हमें मांगना है, कहाँ मांगेंगे सर? चलिए, लिख लीजिए फटाफट से, चटे मार मार के सही कर दिया जाएगा तुमको। चलिए, है ना, जाड़ नामक मदिरा का सेवन करते हैं, जाड़ नामक मदिरा, मदिरा मतलब शराब, है ना, मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक है। जाड़ नामक मदिरा का सेवन, ये चावल से बनती है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही पीते हैं भैया अपना, है ना। चलिए, धान की खेती पर फोकस करते हैं, धान की खेती करते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए थारू जनजाति से। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अब कोई सवाल आपसे अब तक पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जनजाति थी, इसके बारे में हमने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी जनजाति बेटा लिख लेते हैं, फटाफट से आप आ जाइए। बुक्सा जनजाति लिख लीजिए, बुक्सा, है ना, इसको बोक्सा भी कहते हैं, इसको बुक्सा भी कहते हैं, इसको भोक्सा भी कहते हैं। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये मिलती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें सर कहाँ पे है, तो निवासी ये जनजाति आपकी कहाँ पे है, इनका वर्तमान में निवास है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में और कई में, जैसे पीलीभीत में, बिजनौर में, तराई के लगते हुए इलाकों में ही ये भी रहती है। उत्तराखंड में आपको खूब मिलेगी, तो बिजनौर में, आप लोग इसको याद रखिएगा, हैं। आमतौर पर इनका सरनेम मेहता होता है, मेहता, है ना, जैसे राम प्रकाश मेहता, श्याम प्रकाश मेहता, है ना। आमतौर पे, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेहता जिसका सरनेम होगा वो इसी जनजाति से रिलेटेड होगा, सामान्य तौर पर ये सब इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनौर, है ना। मूल निवासी ये बताए जाते हैं। मूल निवास के मामले में दो थ्योरी हैं। पहली एक थ्योरी है, कहते हैं कि ये महाराष्ट्र से हैं, अर्थात आपके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ आए जब इनका मराठियों के साथ टकराव हुआ और इनको पलायन करना पड़ा। दूसरी थ्योरी चलती है
कि ये मध्य प्रदेश के धारनगर से हैं, है ना, मध्य प्रदेश के एमपी के धारनगर से। दोनों में कौन सी सही है कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी ने नहीं बता पाया अभी तक कि कहाँ से है मुख्य रूप से, तो आप लिखिएगा। हाँ, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उत्तराखंड में ज्यादा है। तारक मेहता, हाँ तारक मेहता कह लीजिए, कोई बात नहीं। सुप्रिया मेहता कह दीजिए, पूजा मेहता कह दीजिए। क्यों, पूजा मेहता नहीं कह सकते? चलिए, सर जी पेपर 11 जुलाई को होगा, सच में? किसने बताया बेटा? ये कहाँ आ गया क्या ऑफिशियल? चलिए आगे आ जाते हैं ना। ये जो जनजाति है बेटा, ये कई सारी चीजों के लिए पहचानी जाती है, जैसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के लिए जानी जाती है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के लिए। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि जो लड़का होता है वो निम्न वर्ग और लड़की होती है उच्च वर्ग, है ना। इस जनजातियों में ये एकमात्र जनजाति ऐसी है जिसके अंदर भी जातियां हैं, उपजातियां, बताऊंगा उस पर मैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अनुलोम प्रतिलोम विवाह इसमें होता है। इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण होता है, अर्थात ये जनजाति उपजातियों में भी बटी है, सामाजिक स्तर पे और बटी होती है ये। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी जाति होती है, वैसे इस जनजाति के अंदर जाति होती है। जैसे बुक्सा ब्राह्मण सबसे उच्च माने जाते हैं, है ना। तो बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा नाई, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा अहीर, बुक्सा नाई, ये जातियां होती हैं इसमें, है ना। आगे लिखेंगे इस जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है, बिरादरी पंचायत के लिए जानी जाती है जनजाति। बिरादरी पंचायत में क्या होता है कि इनका एक तख्त होता है ना, जो न्याय देता है, फैसले करता है। दरोगा होता है, मुंसिफ होता है, जांच पड़ताल करता है, सिपाही होता है ना। ऐसे करके इनके जो पंचायत, मतलब इनका जो इस जनजाति के अंदर बिरादरी पंचायत, मतलब इनके जो वाद विवाद होते हैं ये पंचायत सुलझाती है। तो बिरादरी पंचायत इसमें होती है, आप लोग लिख लेंगे। हाँ, बिरादरी पंचायत इस जाति में होती है।
चलिए, हाँ साइड हो गया बेटा, लिख लीजिए आप। अच्छा, एक सवाल बताओ, गणित का है। अगर तुम्हारे पास 131 करोड़ रुपए आ जाएं, और देश की जनसंख्या भी 131 करोड़ है मान लेते हैं, तो प्रत्येक भारतीय को तुम कितने कितने रुपए दे सकते हो? है ना, हमारे देश में मान लो 131 करोड़ लोग रहते हैं, तुम्हें 131 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो हर भारतीय को कितना कितना रुपया दे सकते हो आप? बताना जल्दी, बताओ, फटाफट बताओ। सुप्रिया ने बता दिया सर 1-1 करोड़ दे सकते हैं। ये सिंपल एक मत लिखो, 1 रुपया, 1 करोड़, 1,000, 1 लाख, ऐसे कुछ लिखो। अच्छा, 1-1 करोड़ दे सकते हैं, ठीक है। शुभम राजवंशी ने बोल दिया 0.99 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। नंदिनी भी कह रही सर 1-1 करोड़ सबको दे सकते हैं। शिवानी जाट भी कह रही सर 1 करोड़ दे सकते हैं। रूना भी कह रही 1 करोड़ दे सकते हैं। भाई वाह, क्या टैलेंट है। सर जी एक बात सुनो, पेपर 11 मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको ऐसे झूठा वादा नहीं कर सकता कि 11 जुलाई को है ना, या इतनी जुलाई को, उतनी जुलाई को, जो आप परेशान हो जाएं। कोई और काम आपका 11 जुलाई को आप उसे छोड़ दें अभी से, क्योंकि नहीं मेरा तो उस दिन पेपर है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जब तक मेरे पास कोई ठोस मतलब नहीं होगा, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानता। जिसने भाई डेट अनाउंस करी है तो बोर्ड को चाहिए कि उन्हें अपने यहाँ जॉब पे रख लें। भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं भाई वो। जिन्होंने भी आपको बिना अनाउंसमेंट के 11 जुलाई बता दी है, तो उनको अपने पास रख लें वो लोग। बोर्ड वालों को तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए। उनसे पूछें कि पेपर कहाँ लीक हो सकता है, तो भविष्यवाणी करके वो लोग बता सकते हैं कि इस जिले के इस कॉलेज में जाके लीक हो सकता है, पकड़िए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत तो बोर्ड को है भाई, है ना, मुझे या आपको नहीं है। अभी कहाँ आया? जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा डेट का, तब तक कहाँ कह सकते हैं कि इतनी तारीख को पेपर है। चलो, कुछ भी करते रहते हो तुम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। और इनका मुख्य काम होता है मछली पालन, मछली पकड़ना, है ना, लकड़ियों के प्रोडक्ट बनाना। हालांकि धान की खेती ये भी करते हैं। अनुलोम प्रतिलोम विवाह इनके पास होता है ना। चामुंडा देवी की पूजा ये लोग करते हैं। तो लिख लेंगे, ये चामुंडा देवी को पूजते हैं। तो चामुंडा देवी की पूजा ये जनजाति करती है, ठीक है। हिंदू धर्म को मानती है, हालांकि आप इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे, अब तीसरी जनजाति लिखेंगे, खैरवार जनजाति, है ना। खैरवार जनजाति की अगर बात करें तो वर्तमान में इनका निवास है आपका, है ना, सोनभद्र मिर्जापुर। वर्तमान में इनका निवास है सोनभद्र मिर्जापुर, ठीक। मूल निवास इनके बारे में बताया जाता है कि मूल निवासी हैं ये, है ना। ये मूल निवास इनके बारे में बताया जाता है भाई साहब, झारखंड का 18 हजारी पलामू क्षेत्र, है ना। तो ये झारखंड से आए हैं। 13वीं शताब्दी में बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों के राजा होते थे, वहां टकराव और इनको पलायन करके इधर जंगलों में शरण लेनी पड़ी, है ना। तो झारखंड और पलामू क्षेत्र, झारखंड और पलामू क्षेत्र से ये जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश तक पहुंची है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ये जनजाति वर्तमान में अति पिछड़ी जनजाति, मतलब जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। कहते हैं कि पुराने समय में, तो आज से कुछ साल पहले, तो इनका मुख्य काम जो होता था वो भीख आदि मांग कर बेचारे अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि आज के समय लकड़ी का काम करते हैं, कत्थे का व्यापार करते हैं, है ना। तो कत्था और लकड़ी का व्यापार करते हैं, है ना। ये जनजाति आज भी अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए जंगलों पर निर्भर है। खैरवार जनजाति की अगर बात करेंगे तो अपने जीवन यापन के लिए आज भी ये जनजाति जंगलों पर ही निर्भर है। जंगलों से ये आपके फल फूल प्राप्त करती है, उनको बाजार में बेचती है, उनको खाती है ना। जंगलों से लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचने का काम इस जनजाति का। खेती पर निर्भर नहीं है आज भी है ना, ना पशुपालन पर, तो जंगलों पर निर्भर है ये जनजाति। इसी जनजाति में आप लोग देखेंगे कर्मा नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है।
है ना। कर्मा नतेसी जनजाति में प्रसिद्ध है, आप इसको भी देखेंगे। तो आप लिख लीजिए खैरवार को लेकर, है ना, खैरवार को लेकर जो डाउट समस्याएं हैं उनको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, खैरवार के अलावा भी कई सारी जनजातियां हैं जिनसे पूछा जाता है, जैसे सहरिया है। सहरिया की अब बात करोगे तो आपके ललितपुर में मिलेगी, बुंदेलखंड में। सोनभद्र में भी आपकी सहरिया मिलेगी, है ना, सोनभद्र में भी आपकी सहरिया मिलेगी। ठीक, सहरिया के बाद पहरिया होती है, पहरिया, 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 ये आपकी सोनभद्र में, परहिया या पहरिया आपकी सोनभद्र में। ठीक, हाँ लिख लीजिए। गौंड जनजाति बड़ा प्रसिद्ध है। गौंड जनजाति तो आपके पूर्वांचल में आपको, है ना, पूर्वांचल की जो पूर्वी पट्टी है उस पूर्वांचल में आपको मिलेगी। गौंड जनजाति वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति है, थारू नहीं है। संख्या के आधार पे देखोगे तो गौंड सबसे बड़ी है, और इस बार जो जनजातियों की संख्या होगी मुझे लगता है 20 लाख को क्रॉस कर जाएगी। आप कहोगे सर 11,34,000 से सीधे 20 लाख कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो अब तक कई सारे जिलों की गौंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था। 2021 में 4 नए जिलों की गौंड को एसटी में शामिल किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो जो 11,34,000 थी वो बढ़ के अब 20 लाख को क्रॉस कर जाएगी मेरे ख्याल से इस बार की जनगणना जब होगी। आप देखना इस बात को, तो मेरी बात ये याद आएगी कि नितिन सर ने बताया था ये बात। तो गौंड जनजाति प्रदेश की अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति है, आप इस बात को याद रखिएगा, थारू नहीं है। हालांकि अभी अगर सवाल पूछा जाए तो आप थारू ही लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी भी थारू को मानकर ही चला जा रहा है, जबकि आंकड़े ये हैं 2021 के बाद से कि सबसे बड़ी जनजाति आपकी गौंड बन चुकी है। गौंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, है ना, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब जिलों में आपको गौंड मिलेगी, है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा गौंड जिले। गौंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा ना कि अगर जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का ये मान लो पूर्वी हिस्सा है, तो ऐसे करके इस पूरे हिस्से में, है ना, पूरे हिस्से में आपको गौंड जनजाति देखने को मिलेगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार मिलेगी। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि सिद्धार्थनगर, है ना, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, है ना, वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब जिलों में आपको मिलेगी देखने को। लिख लीजिए, हाँ सभी बच्चे लिख लेंगे। हाँ चलिए, एक जनजाति है बैगा। बैगा आपकी सोनभद्र में, बैगा आपकी सोनभद्र में। चलिए, एक है आपकी पंखा और पनिका, पंखा, पनिका, ये भी आपके सोनभद्र और मिर्जापुर में। देखिए, पंखा, पनिका, सोनभद्र और मिर्जापुर में। सर जी कल से काला टीका लगा कर आना। क्यों भाई? चलिए, अगरिया नहीं लिखा है मैंने, लिखिए अगरिया जनजाति सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में लिख लीजिए, अगरिया जनजाति सोनभद्र में। चलिए, चेरो, चेरो वाराणसी और सोनभद्र में, चेरो वाराणसी और सोनभद्र में, चेरो वाराणसी और सोनभद्र में। भुइया, भुइया,
है ना, भुइया जनजाति सोनभद्र में, इसको भुइया भी बोलते हैं, भुइया भी बोलते हैं। लिख लीजिए। चलिए, यहां तक सबने लिख लिया ना? पतरी लिख लीजिए, पतरी, पतरी जनजाति, ये भी आपके सोनभद्र में। नोट करो फटाफट से, और अगर नोट हो गया है तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं तक रखेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को पसंद जरूर करें, है ना। सभी विद्यार्थी, कोई बात समझ नहीं आई हो, जितनी जनजातियों की हमने बात करी, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई है, तो आपको इस बारे में हम लोग बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। सारी जनजातियों को उनकी संख्या से लेकर, है ना, और जनजातियों के नाम से लेकर, उनके त्यौहार से लेकर, उनकी कल्चर से लेकर, सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। और अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।